Friends, my name is Mohammad Tahir Raza. I am lecturer of chemistry at the Scholar School and College कायदाबाद। बच्चों, आज हम अपनी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड है एवोगैड्रोज नंबर से। बच्चों, ये एक तादाद है किसी भी सब्सटेंस के अंदर एटम की, आयन की या मालिक्यूल की। किसी भी चीज़ के अंदर कितने एटम हैं, कितने आयन हैं, कितने मालिक्यूल हैं, उनकी एक तादाद है। और ये किसने दी थी? एवोगैड्रो ने दी थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब मैं इसको लिख लेता हूं। जैसा कि आपने मोल पढ़ा था, मोल का नाम एटम के लिए कुछ और था। मतलब जब आप एलिमेंट को स्टडी कर रहे होते थे तो 1 ग्राम एटम कहते थे। जब आप मालिक्यूल को स्टडी कर रहे होते थे तो 1 ग्राम मालिक्यूल कहते थे। जब आप आयन को स्टडी कर रहे होते तो 1 ग्राम आयन कहते थे। बिल्कुल इसी तरह एवोगैड्रो नंबर के अंदर भी हम इनको 3 एस्पेक्ट के साथ स्टडी करेंगे इसको हम। ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी हम देख रहे हैं कि एवोगैड्रो नंबर बेसिकली है क्या। एवोगैड्रो नंबर को मैं 3 तरह से लिखूंगा। जैसे जैसे सब्सटेंस की नोयत चेंज होगी, सब्सटेंस एलिमेंट है, मालिक्यूल है या आयन है, उस हिसाब से मैं एवोगैड्रो नंबर को भी चेंज करता जाऊंगा। उसका नाम, उसकी स्टेटमेंट भी चेंज होती जाएगी। तो मैं इसको पहले लिख रहा हूं, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम atoms of an element। बेटा, इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ आई कि आपके पास कोई भी एलिमेंट है, उसका 1 ग्राम एटम है। 1 ग्राम एटम का दूसरा नाम क्या है? उसका 1 मोल है, 1 मोल है किसी भी एलिमेंट का। तो उसमें एटम की तादाद जो है वो क्या कहलाएगी? एवोगैड्रो नंबर कहलाएगी। मतलब 1 मोल एलिमेंट का लें, किसी भी एलिमेंट का 1 मोल ले लें, उसमें एटम कितने हैं उन एटम को गिन लें, जितने एटम होंगे वो उसका क्या कहलाएगा? एवोगैड्रो नंबर कहलाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं मालिक्यूलर कंपाउंड के लिए। नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इन 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अच्छा, 1 ग्राम मालिक्यूल का आप दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं? 1 मोल भी लिख सकते हैं। ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, लेकिन ये 1 मोल ऑफ एलिमेंट है, ये 1 मोल ऑफ कंपाउंड है। उसमें 1 मोल ऑफ एलिमेंट में एटम की तादाद, 1 मोल ऑफ कंपाउंड में मालिक्यूल्स की तादाद क्या कहलाएगी बच्चों? ये एवोगैड्रो नंबर कहलाएगी। अब हम आते हैं आयन के लिहाज से। नंबर ऑफ आयन्स इन 1 ग्राम आयन ऑफ आयोनिक स्पीशी। कोई भी आयोनिक स्पीशी है, उसके 1 ग्राम आयन में आयन्स की तादाद। 1 ग्राम आयन का दूसरा नाम हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ 1 मोल। 1 ग्राम आयन के बजाय हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 मोल ऑफ आयनिक स्पीशी। इसका मतलब क्या है? अगर मैं तीनों स्टेटमेंट्स को रफली बताऊं, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, नंबर ऑफ आयन इन 1 मोल ऑफ आयनिक स्पीशी। अब अगर मैं इकट्ठा करके बताऊं कि किसी भी चीज का 1 मोल हो, किसी भी चीज का 1 मोल हो, मैं इन तीनों का नाम क्या रख रहा हूं? सब्सटेंस रख रहा हूं। क्या रख रहा हूं? सब्सटेंस। 1 मोल आपके पास क्या है? 1 मोल आपके पास क्या है? सब्सटेंस है। तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, सब्सटेंस चेंज होगी तो पार्टिकल की नोयत भी चेंज होती जाएगी। सब्सटेंस जब एलिमेंट होगी तो वो पार्टिकल एटम कहलाएंगे। वही सब्सटेंस जब कंपाउंड होगी तो वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल कहलाएंगे। वही सब्सटेंस जब आयनिक स्पीशी होगी तो वो पार्टिकल आयन कहलाएंगे। मतलब जैसी सब्सटेंस होगी वैसे उसके पार्टिकल होंगे। सब्सटेंस एलिमेंट है तो उसके पार्टिकल एटम्स हैं। सब्सटेंस अगर कंपाउंड है तो उसके पार्टिकल
और बच्चों अगर वही सब्सटेंस आयनिक स्पीशी होगी तो वो किस पर मुश्तमिल होगी बच्चों? आयन्स पर मुश्तमिल होगी। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयन एक मोल के अंदर जितने भी होंगे ये क्या कहलाएंगे बच्चों? एवोगैड्रोज नंबर कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? एवोगैड्रोज नंबर कहलाएंगे। और एवोगैड्रो नंबर्स कितनी तादाद पर मुश्तमिल होता है? एवोगैड्रो नंबर मुश्तमिल होता है, मतलब अगर एक मोल के अंदर एटम की तादाद देखी जाए, वो किसी भी चीज का एक मोल हो, उसमें एटम की तादाद कितनी होगी? 6.02 इंटू 10⁻23। ये जो नंबर है यही एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। अब बच्चों हम इसको कुछ एग्जांपल्स वाइज स्टडी करेंगे। हम इसको एग्जांपल वाइज स्टडी करते हैं जी बच्चों। अभी हम इसको कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर 1 ग्राम एटम है कार्बन का, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम को हम 1 मोल भी कह सकते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन है। क्या है? कार्बन है। तो बच्चों उसका मैस कितना होगा? हमें पता है, हमने मोल वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि उसका मैस 12। और जब बच्चों मोल आ जाता है तो मैस को किस में जाहिर करते हैं? ग्राम्स में जाहिर करते हैं। अच्छा, 1 मोल कार्बन का है तो उसमें एटम्स ऑफ कार्बन की तादाद कितनी होगी? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। एटम्स ऑफ कार्बन मतलब अगर कार्बन का 1 मोल है तो उसमें कार्बन के एटम की तादाद कितनी होगी? 6.02 इंटू 10⁻23। अच्छा, 1 ग्राम एटम या 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है तो आपको पता है मैग्नीशियम का मैस कितना होता है? 24। और जब बच्चों बात आ गई है मोल की तो अब हम इसको मैस को किस में जाहिर करेंगे? ग्राम्स में जाहिर करेंगे। और इसमें भी एटम्स की तादाद कितनी होगी? 6.02 इंटू 10⁻23, क्योंकि बात हो रही है 1 मोल की, तो 1 मोल में एटम की तादाद इतनी होती है। अब एटम्स ऑफ कार्बन नहीं बल्कि एटम्स ऑफ मैग्नीशियम जी। अब बच्चों बात थोड़ी सी समझने की है। दोनों 1 मोल है, दोनों में एटम्स की तादाद भी क्या है? सेम है, लेकिन दोनों का मैस क्या है? मुख्तलिफ है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन के एटम्स के मुकाबले में मैग्नीशियम के एटम्स का मैस क्या होता है? भारी होता है। ये बात समझ आ गई आपको? सेम मोल हो और सेम एटम्स की तादाद हो तो भी जो अगर सब्सटेंसेस डिफरेंट हैं तो उनका मैस क्या होगा? डिफरेंट होगा। डिफरेंट मैसेज की सब्सटेंसेस में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल पाए जाते हैं। डिफरेंट मैसेज हैं बच्चों, एक का 12 ग्राम है, एक का 24 ग्राम है, तो इसमें एटम लेकिन फिर भी क्या है? सेम है। अच्छा, 12 ग्राम और 24 ग्राम, 12 ग्राम कार्बन हो 24 ग्राम मैग्नीशियम में एटम की तादाद क्या है? बराबर है। इसका मतलब क्या है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स वो क्या होंगे? बराबर होंगे 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में नंबर ऑफ एटम्स। बच्चों नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन वो इक्वल है नंबर ऑफ एटम्स इन 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में। और कितने हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 है। अच्छा बच्चों, अगर मैं रफली बताना चाहूं कि 5 ग्राम अगर कार्बन हो, 5 ग्राम ऑफ कार्बन हो, उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स होंगे, देखिए ना 12 और 24 क्या है? 12 का डबल है ना 24। तो 5 ग्राम कार्बन में एटम की तादाद कितने ग्राम मैग्नीशियम के बराबर होगी? जाहिर सी बात है इसके डबल। 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में जो नंबर ऑफ एटम होंगे उनकी तादाद के वो बराबर होगी नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए अगर आपको ये बात समझ आई है तो। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों मॉलिक्यूल्स के ऊपर। मॉलिक्यूल्स के हम कुछ एग्जांपल देखते हैं।
जी बच्चों, अब हम कुछ मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल देखेंगे। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल को हम क्या कह सकते हैं? 1 मोल भी कह सकते हैं। 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर। ज़रा इसका मैस हम देखें तो कितना होता है? वाटर का 18 होता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का, 18। और जब बात हो रही है मोल की तो मैस को किस में जाहिर करेंगे? ग्राम्स में जाहिर करेंगे। और बच्चों इसमें 1 मोल ऑफ H2O में वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23। अब एटम नहीं कहेंगे, अब मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कहेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कहेंगे। ये होगी बात। 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 मोल ऑफ H2SO4। इसका मैस कितना होता है बच्चों? हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर का 32, कितना हो गया? 34। और ऑक्सीजन 1 का 16, 4 ऑक्सीजन का कितना हो गया? 64। 34 जमा 64 98, 98। और बच्चों जब बात हो रही है मोल की तो हम मैस को किस में जाहिर करेंगे? ग्राम्स में जाहिर करेंगे। इसका मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ H2SO4 का मैस कितना होता है? 98 ग्राम। और उसमें एटम की तादाद कितनी होगी? मॉलिक्यूल की तादाद कितनी होगी? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके होंगे? वाटर के नहीं, बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड के होंगे, क्योंकि उसी का हमने 1 मोल लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड का। अच्छा बच्चों, डिफरेंट मैसेज हैं, एक का 18 है, एक का 98 है। डिफरेंट मैसेज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस मे हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन देम। डिफरेंट मैसेज हैं, ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। ये वाटर है, ये H2SO4 है, लेकिन इनमें मॉलिक्यूल्स की तादाद बच्चों क्या है? सेम है, अगर उनका मोल, नंबर ऑफ मोल्स उनके क्या हों? सेम हो। ये देखें ना, 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, भले मैसेज डिफरेंट हों। ये 1 मोल है तो इनमें एटम की तादाद क्या होगी? सेम होगी। बच्चे नंबर ऑफ एटम्स मैस पे डिपेंड नहीं करते, किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करते हैं। अगर मोल बराबर हैं, 1 हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अच्छा बच्चों, अगर हम आयंस की एग्जांपल पे देखें, अब हम आते हैं आयंस की एग्जांपल पे। तो 1 ग्राम आयन ऑफ SO4-2, SO4-2 का जो 1 ग्राम आयन होगा, अगर हम उसे देखें, उसका मैस देखें, सल्फर का कितना होता है बच्चों? 32। ऑक्सीजन 1 का 16, 4 ऑक्सीजन का कितना होगा? 64। 64 जमा 32 96। और जब बात हो रही है 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम आयन को हम क्या कह सकते हैं बच्चों? 1 मोल की बात मोल की हो रही है तो मैस को हम किस में जाहिर करेंगे बच्चों? ग्राम्स में जाहिर करेंगे। और उसमें आयन्स की तादाद कितनी होगी? 6.02 इंटू 10⁻23 आयन्स ऑफ सल्फेट। सल्फेट के आयन्स कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर, या 6.02 इंटू 10⁻23 आयन्स होंगे किसके? सल्फेट के। अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं 1 मोल या 1 ग्राम आयन ऑफ नाइट्रेट, NO3-1। नाइट्रेट के ऊपर -1 चार्ज आता है। इसका मैस कितना होगा? नाइट्रोजन का कितना होता है बच्चों? 14 मैस होता है। 1 ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन का कितना होता है? 48। और 14 कितना हो गया? 62। और जब बात हो रही है मोल की तो मैस को किस में जाहिर करेंगे? ग्राम्स में जाहिर करेंगे। और इसमें नाइट्रेट के कितने पार्टिकल होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 आयन्स ऑफ नाइट्रेट। नाइट्रेट के आयन्स की तादाद इतनी होगी। बच्चे देखें, मैसेज डिफरेंट हैं लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है। क्यों? क्योंकि मोल्स सेम है। 1 मोल है तो बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। अच्छा बच्चों, ये जो 6.02 इंटू 10⁻23 को मैं लिख रहा हूं, यही बच्चों क्या है? एवोगैड्रोस
6.02 इंटू 10⁻23 को हम बच्चों क्या कहेंगे? एवोगैड्रोज नंबर कहेंगे, एवोगैड्रोज नंबर कहेंगे। और बच्चों ये एवोगैड्रो नंबर को जाहिर किससे किया जाता है? एन ए से जाहिर किया जाता है। किससे जाहिर किया जाता है? एन ए का मतलब होता है एवोगैड्रो और एन का मतलब होता है नंबर। अब हम बच्चों एवोगैड्रो नंबर या नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने का फार्मूला लिखेंगे कि किस तरह आप नंबर ऑफ एटम फाइंड कर सकते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए 6 ग्राम कार्बन है, 6 ग्राम कार्बन है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? आप अगर ये फाइंड करना हो तो बच्चों इसको फाइंड करने के फार्मूलाज मैं अभी लिखने लगा हूं। बेटा नंबर ऑफ एटम फाइंड करने का फार्मूला बिल्कुल सेम है जैसा फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का था, बस फर्क ये है कि यहां पे सिर्फ Na से मल्टीप्लाई आपने कर देना है, सिर्फ एवोगैड्रो नंबर से आपने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। मोल का फार्मूला क्या लिखते थे? मोल या 1 ग्राम एटम का, 1 ग्राम एटम किसके बराबर आता था? 1 ग्राम एटम बराबर आता था, आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा है, मैस ऑफ एलिमेंट, मैस ऑफ एलिमेंट बटा एटॉमिक मैस, एटॉमिक मैस, बस इतने तक लिखते थे। अगर आपने क्या लिखना है, 1 ग्राम एटम के बजाय आपने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स आपने क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। तो आपने जस्ट यहां पे क्या कर देना है? Na से मल्टीप्लाई कर देना है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। अच्छा बच्चे अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का फार्मूला क्या है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपने फाइंड करने हो तो मैस ऑफ कंपाउंड, जिस कंपाउंड में आप मॉलिक्यूल देख रहे हैं, बटा मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कंपाउंड, उसका मॉलिक्यूलर मैस, मॉलिक्यूलर मैस मल्टीप्लाई विद Na। मैस ऑफ कंपाउंड आपको गिवन होगा ग्राम्स के अंदर, मॉलिक्यूलर मैस आप किसी भी कंपाउंड का फाइंड कर सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर आपके पास फिक्स है, इनको मल्टीप्लाई करें आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस अगर आपने मालूम करने हैं तो बच्चे मैस ऑफ आयन बटा आयोनिक मैस मल्टीप्लाई विद Na। ये फार्मूलाज ऐसे फार्मूलाज हैं जिससे आप किसी भी सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल की तादाद इजीली फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे एग्जांपल के साथ बताना चाहूं, आप चाहते हैं कि 6 ग्राम है आपके पास ऑफ कार्बन, 6 ग्राम ऑफ कार्बन है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? तो यही फार्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ एटम बराबर होगा मैस ऑफ एलिमेंट। मैस ऑफ एलिमेंट आपको कितना गिवन है? 6 ग्राम है, 6 ग्राम। अच्छा मैं एटॉमिक मैस, कार्बन का एटॉमिक मैस कितना होता है बच्चों? 12 मल्टीप्लाइड Na या 6.02 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे? 6 1s are 2, 6 2s are 12। तो 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं? 0.5 मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10⁻23। 6.02 इंटू 10⁻23 को हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर। और इसको जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर का हाफ होंगे। अगर 6 ग्राम कार्बन होगा तो उसमें एवोगैड्रो नंबर का हाफ होंगे क्या चीज? एटम्स। एटम्स की तादाद कितनी होगी? एवोगैड्रो नंबर की आधी तादाद होगी 6 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर। ये बच्चों हमने फार्मूला स्टडी कर लिए, हमने उसकी एग्जांपल को भी देख लिया। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। अच्छा बच्चों फॉर एग्जांपल आपके पास 18 ग्राम है वाटर का, 18 ग्राम्स ऑफ H2O है। 18 ग्राम्स ऑफ H2O का मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ वाटर है, 1 मोल ऑफ वाटर है। और 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं,
ये तो आपको पता चल गया। ये आपको कैसे पता चला कि 2 हाइड्रोजन 16 ऑक्सीजन 18 ग्राम, ये 1 मोल के अंदर 18 ग्राम ऑफ वाटर होते हैं और पार्टिकल की तादाद कितनी है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा बच्चों, अगर वाटर के अंदर हम देखें 1 मोल वाटर है, 1 मोल वाटर है, अगर 1 वाटर हो उसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं 2। अगर वाटर 1 हो मतलब वाटर का 1 मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, उसमें हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद कितनी है 2 हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं और 1 क्या है ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या है कि वाटर का अगर 1 मोल होगा तो उसमें हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे 2 मोल होंगे, क्योंकि 1 वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो 1 मोल वाटर के अंदर 2 मोल हाइड्रोजन होंगे और ऑक्सीजन कितने होंगे 1 मोल ऑक्सीजन होगा। इसका मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, एटम नहीं, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं और 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होता है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। क्यों? क्योंकि फार्मूला आपको बताता है कि फी वाटर का मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर 2 हाइड्रोजन होंगे 1 ऑक्सीजन होगा, तो 1 मोल वाटर का मॉलिक्यूल होगा तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन के मोल्स होंगे और 1 ऑक्सीजन का मोल होगा। ये बात अगर आपको समझ आई है तो आपको अगली एग्जांपल समझ आएगी, वरना आपको नहीं आएगी। इसको बात को लाजमी समझें कि अगर वाटर का 1 मोल होगा तो उसमें हाइड्रोजन के एटम्स के 2 मोल होंगे और ऑक्सीजन के एटम्स के 1 मोल होगा, क्योंकि फार्मूला आपको बताता है कि H2O के अंदर, वाटर के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। जी बच्चों, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल 1 मोल है आपके पास, 1 मोल ऑफ H2SO4 है आपके पास। बच्चों इसका मैस कितना होगा 2 हाइड्रोजन सल्फर 32 कितना हो गया 34 और 4 ऑक्सीजन का 64, 34 जमा 64 98 ग्राम है इसका मैस। अच्छा, इसमें पार्टिकल की तादाद तो वो कितनी होगी 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा बच्चे, अगर मैं इसको 10 पे डिवाइड कर दूं, इस बात को जरा हम क्या कर दें, इग्नोर कर दें, इस चीज को हम ना लिखें, हम सिर्फ मोल्स को स्टडी कर रहे हैं। 98 को मैं 10 पे डिवाइड कर दूं तो मुझे इधर भी क्या करना पड़ना है 10 पे डिवाइड करना पड़ना है, तो 1 के नीचे भी मैंने क्या लिख दिया 10 लिख दिया। इसका मतलब है बच्चों ये क्या बन गया 1 डिवाइडेड बाय 10 क्या होता है 0.1 मोल ऑफ H2SO4 होगा, तो उसका मैस कितना होगा 98 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है 9.8 ग्राम होगा। 1 मोल का मैस कितना था 98, 0.1 मोल ऑफ H2SO4 का मैस कितना होगा 9.8 ग्राम होगा। ठीक है जी। अच्छा, ये बात तो हमें समझ आ गई कि अगर 9.8 ग्राम हो तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का 0.1 मोल होता है। ठीक है। अच्छा, 0.1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे 0.1 मोल ऑफ H2SO4 में हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे। अच्छा, एक सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो 0.1 मोल के अंदर हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे 0.2 मोल्स होंगे, 0.2 मोल्स होंगे। और सल्फर के कितने होंगे, सल्फर का 0.1 मोल ही होगा, 0.1 मोल। ये 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन था, 0.1 मोल ऑफ सल्फर है। और ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे बच्चों, ऑक्सीजन के 0.4 मोल्स होंगे, 0.4 मोल्स ऑफ
ऑक्सीजन होंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम की तादाद के हिसाब से ही उनके मॉलिक्यूल को हम जज करेंगे। अगर 0.1 मोल है किसी भी मॉलिक्यूल का, तो उसके अंदर जितने एटम्स होंगे वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे उसके मॉलिक्यूल मोल्स के साथ। जैसा कि 0.1 मोल अगर सल्फ्यूरिक एसिड का है तो उसमें हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे बच्चों? 0.2 मोल्स होंगे। उसमें सल्फर के कितने होंगे? 0.1 मोल। और उसमें ऑक्सीजन बच्चों 0.1 मोल ऑफ H2SO4 के अंदर ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे? 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। ठीक है बच्चों, अब ये H2SO4 क्या है? ये अगर हम इसे वाटर के अंदर डालें या हम इसे आयोनाइज करना चाहें, वाटर के अंदर ना भी डालें, हम इसे आयोनाइज करना चाहें, हम किसी भी तरीके से इसको आयोनाइज कर सकते हैं। तो H2SO4 आयोनाइज होके क्या बनाता है? H2SO4 ये आयोनाइज होगा तो बच्चे क्या बनाएगा? 2H+ बनाएगा, ये आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, और SO4-2 बनाएगा। ठीक है, एक H2SO4 दो हाइड्रोजन के कैटाइन बनाता है और एक सल्फेट का एनाइन बनाता है। सल्फेट का कितना एनाइन बनाता है? एक सल्फेट का एनाइन बनाता है। अच्छा, अगर ये 0.1 मोल है, अगर ये 0.1 मोल है तो बच्चे इससे हाइड्रोजन के आयन्स कितने बनेंगे? एक सल्फ्यूरिक एसिड दो हाइड्रोजन के आयन बनाता है, तो 0.1 मोल से 0.2 मोल्स ऑफ H+ बनेंगे। 0.1 मोल ऑफ H2SO4 से 0.2 मोल्स ऑफ H+ बनेंगे। और सल्फेट कितने बनेंगे? सल्फेट ये टोटल एक ही चीज है बच्चों, तो 0.1 अगर एक H2SO4 होगा तो वो एक ही सल्फेट का एनाइन देता है। 0.1 मोल्स होंगे तो वो 0.1 मोल्स ऑफ SO4-2 देते हैं। ये तो बात आ गई किस चीज की? कैटाइन की और एनाइन की। देखे ना, कैटाइन कितने बने? एक H2SO4 ने आयोनाइज होके दो कैटाइन बनाए और एक ही एनाइन बनाया, एक ही एनाइन बनाया। अच्छा, ये तो कैटाइन और एनाइन की बात हो गई बच्चों। एक 0.1 मोल ऑफ H2SO4 कितने कैटाइन देता है? 0.2 मोल कैटाइन देता है और 0.1 मोल ही एनाइन देता है। अच्छा, अब हम देखें टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना बनता है और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना बनता है। तो 0.1 मोल ऑफ H2SO4 से टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना बना बच्चों? टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आया? 0.2 मोल्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के कितने मोल्स आए? 0.2 मोल। अच्छा, नेगेटिव चार्ज के कितने मोल आए? -2। H2SO4 से -2 चार्ज भी आता है। इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव चार्ज के भी कितने? एनाइन को छोड़ें, नेगेटिव चार्ज देखें ना, एनाइन एक अलग चीज होती है। एनाइन एक अलग चीज होती है। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूं NO3-1, ये नाइट्रेट है, नाइट्रेट है ये। अच्छा, ये एक एनाइन है, इसके ऊपर चार्ज भी कितना है? एक ही है। अच्छा, SO4-2 ये भी एक एनाइन है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज कितना है? 2 चार्ज है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक एनाइन है अगर सल्फेट का, तो उसके ऊपर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आएगा? 0.1 मोल H2SO4 आयोनाइज होके टोटल नेगेटिव चार्ज कितना देता है? 0.2 मोल्स ऑफ नेगेटिव चार्ज देता है। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको इसी एग्जांपल को रफली स्टडी करें, 0.1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का है तो उससे 0.2 मोल हाइड्रोजन आती है, 0.1 मोल सल्फर आती है, 0.4 मोल ऑक्सीजन आती है, क्योंकि फार्मूला हमें यही बताता है। और उससे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आता है आयनाइज होने के बाद? 0.2 मोल। टोटल नेगेटिव चार्ज भी कितना आता है? 0.2 मोल। लेकिन टोटल कैटाइन कितने आते हैं? 0.2 मोल। लेकिन टोटल एनाइन कितने आते हैं? वो 0.1 मोल ही आते हैं। जब आप उसकी आयोनाइजेशन को लिखेंगे तो ये बात आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ जाएगी। ये बच्चों हमारा था एवोगैड्रो नंबर का टॉपिक, अ लिटिल बिट टफ टॉपिक, लेकिन ये टॉपिक प्रैक्टिस से आपका मुकम्मल तौर पे हल होता जाएगा। जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करें। ये जो लास्ट एग्जाम्पल है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पूरे टॉपिक का निचोड़ है। बच्चे इसको बार बार करें, इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी।